हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ पीवीबी। इसमें सभी यूनिट्स जिनसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर किए गए हैं। ओके, तो जरूर से पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पहले भी प्रीवियस ईयर्स में भी एग्जाम में आए हैं, तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर अपलोडेड वीडियोस। इन सब वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट एक्सेस टू ऑल दीज पीडीएफ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करते हैं। Messrs. ABC Enterprises has total outstanding loan of rupees 20 lakhs with XYZ Bank. The loan has remained NPA for 8 months. Security value is rupees 15 lakhs. Calculate the total provision requirement for the bank. तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें दी है कि एबीसी है, उसका आउटस्टैंडिंग लोन आपको दिया है, कितना है, रुपीज 20 lakhs का है, और ये एनपीए रह चुका है 8 मंथ। अब आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में है। तो ये कौन सी कैटेगरी में है, ये सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में है, जहां पे जो लोन असेट है इफ इट रिमेन्स फॉर एनपीए फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन दैट, वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में। 12 मंथ्स के बाद वो डाउटफुल 1 में जाएगा, एक साथ D1 में रहेगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो D2 में रहेगा, फिर वो D3 में जाएगा, और अगर वो इररिकवरेबल हो जाएगा तो लॉस असेट ट्रीट होता है। तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है दिया रहे कि वो सब स्टैंडर्ड है कि डाउटफुल है, आपको डेट से टाइम पीरियड से समझ में आना चाहिए। तो अगर इसमें लिखा है रिमेन्ड एनपीए फॉर 8 मंथ्स, दिस मींस इट इज इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। अब सब स्टैंडर्ड असेट का क्या रूल होता है, सब स्टैंडर्ड असेट का ये रूल होता है जितना भी सिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पे प्रोविजनिंग करनी रहती है 15% की, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पे प्रोविजनिंग करनी रहती है 25% की। सो आउटस्टैंडिंग लोन है 20 lakhs का, जिसमें कि हमारे पास यानी कि बैंक के पास सिक्योरिटी 15 lakhs की ऑलरेडी है। तो यानी सिक्योर्ड पोर्शन हो गया 15 lakhs का, और अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 5 lakhs का, विच इज 20 माइनस 15 lakhs, यानी कि अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 5 lakhs। तो अब हम लोग को टोटल प्रोविजन रिक्वायरमेंट निकालना है, तो जो सिक्योर्ड पोर्शन है 15 lakhs का उस पे प्रोविजन निकाल लेंगे। सो प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन विच इज 15% ऑफ दिस 15 lakhs, क्योंकि उतनी हमारे पास सिक्योरिटी है 15 लाख की, तो 15 लाख तक का लोन हमारा सिक्योर हो गया, तो उस पे हम लोग 15% प्रोविजनिंग करते हैं, विच विल गिव यू 2,25,000। और प्रोविजन और अनसिक्योर्ड पोर्शन निकाल लेंगे। अनसिक्योर्ड पोर्शन हमारा 5 lakhs का हो गया, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में 25% प्रोविजनिंग करेंगे। सो 25% और 5 lakhs विच इज द अनसिक्योर्ड पार्ट, तो इसका आ गया आपका 1,25,000। सो टोटल प्रोविजन कितना हो गया आपका, टोटल प्रोविजन हो गया आपका 2,25,000 प्लस 1,25,000 which will give you rupees 3,50,000. So option D is the right answer. तो ये एनपीए रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बेस्ड, इस तरीके से आपको करने रहेंगे। उसके लिए आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स याद होने चाहिए, साथ में टाइम पीरियड डेट पढ़ के समझ में आना चाहिए कि असेट कौन सी कैटेगरी में है, वेदर सब स्टैंडर्ड की प्रोविजनिंग करनी है, D1 की करनी है, D2 की करनी है, D3 की करनी है, क्योंकि सबके अलग अलग नॉर्म्स है। फिर हम लोग देखेंगे कितना पोर्शन सिक्योर्ड है हमारा और कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है, और उसके हिसाब से प्रोविजनिंग जो भी परसेंटेजेस है वो अप्लाई करेंगे, और फाइनली हमारे पास टोटल प्रोविजन आ जाएगा। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन इधर दे भी रखा है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें पीडीएफ में आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट टर्न्ड एनपीए हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 8 lakhs, सिक्योरिटी प्रेजेंट इज वैल्यूड रुपीज 5 lakhs, in 2022 the account turned into doubtful, what provisioning is to be done in 2024। अब इसमें ध्यान दीजिए 2022 में वो डाउटफुल गया, यानी कि जो असेट है वो D1 में गया। अब D1 में वो 1 साल के लिए रहता है,
1 साल बाद वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, D2 में, जहां पे वो अगले 2 साल तक रहता है। नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए D2 में रहता है और इसके बाद वो D3 में जाता है। तो 2022 में वो D1 में गया तो 23 तक वो D1 में रहा होगा, फिर 23 से 25 वो D2 में रहेगा। तो 2023 से लेकर 25 तक वो D2 में रहेगा। अगर पैसा नहीं आया तो फिर वो D3 में 2 साल बाद चला जाएगा। तो 2024 में हमें पूछ रहा है प्रोविजनिंग कितनी करनी है, यानी हमें डाउटफुल 2 का जो भी प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो अप्लाई करने रहेंगे। जो कि ये कहता है D2 में क्या कहता है कि जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें प्रोविजनिंग होगी 40% की, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पे प्रोविजनिंग होगी फुल 100% की। तो एनपीए D1 D2 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इससे आप कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं फिर क्या था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा 8 लाख का आउटस्टैंडिंग था और सिक्योरिटी 5 लाख की प्रेजेंट थी। सो सिक्योर्ड पोर्शन 5 लाख हो गया, जितने की सिक्योरिटी है हमारे पास। तो इस पे हम लोग जो प्रोविजन करेंगे सिक्योर्ड पे वो 40% करेंगे, क्योंकि D2 में है हमारा असेट। सो 40% ऑफ 5 लाख, जो आपका आ गया 2 लाख। और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया, 8 लाख माइनस 5 लाख। सो अनसिक्योर्ड 3 लाख का हो गया। तो अनसिक्योर्ड पे हम लोग फुल 100% प्रोविजनिंग करते हैं D2 कैटेगरी में। सो 100% ऑफ 3 लाख विल बी 3 लाख ओनली, क्योंकि ये पूरा 100% होता है। सो टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 2 लाख प्लस 3 लाख विच विल गिव यू 5 लाख। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। जो भी ये D1 D2 सब स्टैंडर्ड एनपीए बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Messrs XYZ is a manufacturer of wooden goods. The annual turnover for financial year 23-24 was rupees 70 lakhs and it has targeted 20% growth in financial year 24-25. Find the working capital requirement and bank finance as per the turnover method. So turnover method तब यूज होगा जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें निकालनी है 5 करोड़ तक की रहेगी आपकी। सो पहले टर्नओवर में हम लोग को क्या निकालना रहता है, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर कंपनी का, कि उसने अगले साल के लिए कितना टर्नओवर प्रोजेक्ट कर रखा है, उसको कितना एक्सपेक्टेड है। तो अभी 70 लाख का टर्नओवर है, सेल से उसने एक्सपेक्ट किया है कि इसमें 20% ग्रोथ होगा। तो यानी 1.2 इंटू 70 लाख कर देंगे हम लोग। ओके, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, 20/100 इंटू 70 लाख प्लस 70 लाख। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपको मैथ समझ में आती है, या 120/100 इंटू 70 लाख या डायरेक्ट 1.2। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर 1.2 इंटू 70 लाख यानी कि आपका 84 लाख हो गया। अब टर्नओवर मेथड ये कहता है जो भी टर्नओवर प्रोजेक्टेड टर्नओवर है कंपनी का, उसका ये अज्यूम करते हैं कि 25% इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं विच इज अज्यूम टू बी 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर एज पर द टर्नओवर मेथड रूल। तो 25/100 यानी 1/4 इंटू 84 lakhs विल गिव यू रुपीज 21 lakhs। ओके, फिर ये मेथड कहता है कि जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका 80% बैंक फाइनेंस करती है और 20% बोरोवर खुद से कंट्रीब्यूशन लेकर आता है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया 21 lakhs। तो मैक्सिमम बैंक फाइनेंस कितना करेगी एज पर टर्नओवर मेथड, 80% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो 80% ऑफ 21 lakhs निकालेंगे विच विल गिव यू, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 16,80,000। और बाकी जो बोरोवर खुद से कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा मार्जिन मनी, वो आप माइनस कर सकते हो, 21 lakhs माइनस 16,80,000 या 20% ऑफ 21 lakhs निकाल लीजिए, एक ही बात है। वो आपका आ जाएगा 4,20,000। तो हमारी तीनों चीजें आ गई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आ गया, बैंक फाइनेंस भी आ गया, बोरोवर मार्जिन भी। जो चीज क्वेश्चन में पूछी है अब वो हम लोग निकाल ली हमने। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 21 lakhs और बैंक फाइनेंस पूछा है विच इज 16,80,000।
यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बोरोवर कॉन्ट्रीब्यूशन या मार्जिन पूछते तो वो भी निकाल लिया है हमने, 4,20,000। ओके, सो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड याद रखना है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जितना प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी उसका कितना टर्नओवर रहेगा। तो इसका अज्यूम करते हैं कि 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, जिसका 80% बैंक फाइनेंस कर देगी और 20% बोरोवर खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Messrs. ABC Limited provides the following financial data. Current assets are rupees 200 lakhs. Current liabilities other than bank borrowings are rupees 80 lakhs. Find the bank's finance and margin as per the first method of lending. तो टंडन्स की फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग पे नहीं आता है बिकॉज इट हैज टर्न्ड ऑब्सोलीट। सो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे। सो वर्किंग कैपिटल गैप कितना है कंपनी का, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी में जो बैंक की बोरोइंग्स ले रखी है, बैंक से कुछ बोरो कर रखा है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल में हमें वही तो निकालना ही है। तो बैंक्स बोरोइंग कोई है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू करंट एसेट्स विच इज 200 lakhs माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन द बैंक बोरिंग। ऑलरेडी इसमें बैंक बोरिंग एक्सक्लूड करके ही करंट लायबिलिटी दी है तो हम लोग पूरी फिगर ले लेंगे। अगर इंक्लूडिंग बैंक बोरिंग देती तो इसमें हम लोग बैंक बोरिंग माइनस करते करंट लायबिलिटी से। सो 200 lakhs माइनस 80 lakhs विल गिव यू 120 lakhs। तो ये तो गैप है। अब फर्स्ट मेथड लेंडिंग ये कहता है कि जो भी गैप है इसका 75% बैंक फाइनेंस करेगी मैक्सिमम। ठीक है, 25% बोरोवर को मार्जिन मनी लानी रहेगी। ओके, सो 75% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बैंक कितना फाइनेंस करेगी, 75% ऑफ 120 lakhs विच विल गिव यू 90 lakhs। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, मार्जिन मनी पूछा है वो भी पूछा ही है। सो बोरोवर का मार्जिन रिमेनिंग मार्जिन हो गया। आप चाहे 25% ऑफ 120 lakhs निकालिए या डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। अब 120 lakhs माइनस 90 lakhs एक्चुअली जो हो गया आपका 30 lakhs। ठीक है, तो आप किसी भी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे इजी लगे। पहले आप मार्जिन निकाल लीजिए 25% क्योंकि पहले तो ऑफकोर्स मार्जिन मनी आएगा। तो बैंक आप चाहे बाद में निकालिए, आंसर सेम ही आने वाला है। चाहे आप 25% ऑफ 120 lakhs निकालिए, माइनस करिए, वो रिमेनिंग पोर्शन बैंक फाइनेंस कर देगी। या ऐसे मान लीजिए कि 75% बैंक फाइनेंस करेगी और रिमेनिंग बोरोवर मार्जिन रहेगा। ओके, बट किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है, बट क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग ये मान के चलते हैं कि जो भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 25% ऑफ द गैप वुड बी फाइनेंस्ड बाय बोरोवर। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक। तो आप चाहते तो इसको एक्चुअल में जो ये कहता है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग तो इसके हिसाब से भी कर सकते थे कि पहले आप बोरोवर का निकाल देते कि जो बोरोवर मार्जिन मनी ला रहा है दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप विच इज 30 lakhs और जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज फाइनेंस्ड बाय बैंक विच इज 120 lakhs माइनस 30 lakhs विल गिव यू 90 lakhs। बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। जिससे भी आपको समझ में आता है, क्लैरिटी होती है, आप कर लीजिए। सो क्या क्या निकालना था, बैंक फाइनेंस निकालना था जो 90 lakhs आ गया, मार्जिन निकालना था जो 30 lakhs आ गया। सो 90 lakhs एंड 30 lakhs, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Messrs. ABC provides the following financial data. Current assets given are rupees 200 lakhs. Current liabilities other than bank borrowings given are 80 lakhs. Find the bank finance and margin. अब देखिए क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट करंट एसेट्स ना वर्ड देकर कैश दिया हो, स्टॉक्स दिया हो, डेटर दिया हो, तो वो सब आप ऐड करके भी करंट एसेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, उतना आपने एएफएम अकाउंटिंग में भी पढ़ा ही हुआ है। ओके, कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, वो सब हो सकता है अलग अलग डेटा दिया हो तो वो सब ऐड करके आप करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। ओके, ये हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी इतने बेसिक्स में जाना। हमारा ये इसमें मेन एम है कि फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि मेन जो बेसिक चीज है करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, वो तो आप एएफएम में ऑलरेडी पढ़ ही लोगे, एकदम बेसिक चीज।
तो अब सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले अगेन वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे विच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द बैंक्स बोरोइंग। बैंक से जो फाइनेंस उठा रखा है उसको माइनस कर देंगे। सो करंट एसेट्स है टोटल 200 lakhs का, करंट लायबिलिटीज है 80 lakhs की, इट विल गिव यू 120 lakhs जो कि गैप है। अब सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 25% बोरोअर को मार्जिन नहीं लाना है, बल्कि बोरोअर को जो मार्जिन लाना है दैट इज 25% ऑफ करेंट असेट्स और रिमेनिंग पोर्शन बैंक फाइनेंस करेगी। सो 1/4 इंटू करेंट असेट्स कितना है 200 lakhs, इतना बोरोअर को लेकर आना है खुद से पैसा। सो 50 lakhs बोरोअर को लाना रहेगा और रिमेनिंग जो है वो बैंक फाइनेंस कर देगी। सो कितना बैंक फाइनेंस करेगी, गैप था 120 lakhs का, 50 lakhs बोरोअर खुद से कंट्रीब्यूट आया। सो 70 lakhs जो है वो रिमेनिंग पोर्शन बैंक फाइनेंस करेगी। ओके तो ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग कहता है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप बोरोअर को लाना है, रिमेनिंग बैंक फाइनेंस करेगी। सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग कहता है बोरोअर को 25% ऑफ करंट एसेट्स लाना है और रिमेनिंग बैंक फाइनेंस करेगी। ओके तो बस इतना सा डिफरेंस है। और तो हमारा क्या आंसर आ गया, बैंक फाइनेंस 70 lakhs और बोरोअर 50 lakhs। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसर्स एबीसी मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम गिवन इज 120 lakhs। एवरेज इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स पीरियड गिवन इज 40 days। वर्क इन प्रोग्रेस गिवन इज 15 days। फिनिश्ड गुड्स 20 days। डेटर्स रिसीवेबल पीरियड गिवन इज 30 days। क्रेडिटर पेबल पीरियड गिवन इज 15 days। नाउ बैंक हैज अग्रीड टू फाइनेंस 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Compute the working capital requirement by the operating cycle method and also find the bank finance। अभी हमने टर्नओवर मेथड पे क्वेश्चंस देख लिए, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग पे देख लिया, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग पे देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, फाइंड आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के लिए पहले तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग साइकिल होती है कि कितने दिन में एक कंपनी कैश से कैश कन्वर्ट करती है, यानी कैश है उससे रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोसेसिंग करी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, फिर कुछ दिन लगते हैं वो पैसा आने में, कुछ दिन लगते हैं क्रेडिटर को पैसा देने में। तो कैश से कैश कन्वर्जन पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल विच विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल कितने दिन के लिए होल्ड कर रही है, वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन के लिए है, फिनिश्ड गुड्स का डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल आता है। सो रॉ मटेरियल कितने दिन के लिए पकड़ रही है 40 days के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस है 15 days, फिनिश्ड गुड्स 20 days, डेटर से पैसा आ रहा है 30 दिन एंड माइनस कर देंगे जितने दिन में क्रेडिटर को पैसा दे रही है, तो माइनस 15 days। सो ऑपरेटिंग साइकिल आपका हो गया 90 days का। सो 90 days के अंदर में इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। कैश से रॉ मटेरियल आया, प्रोसेस हुआ, फिनिश्ड गुड्स बना, सेल हुआ और उससे पैसा आया। तो अगर हम लोग अज्यूम करें फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन कि एक साल में 360 डेज के हिसाब से अगर मान के चले, तो अगर 90 डेज की एक साइकिल है, सो टोटल नंबर ऑफ साइकिल एक साल में कितनी हो जाएंगी, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन 1 year विल बी 360 डेज डिवाइडेड बाय 90 डेज, यानी एक साल में 4 साइकिल्स रन होंगी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड इज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल पूरे साल का कितना खर्चा है 120 lakhs है, ये पूरे साल का है, बट साइकिल कितनी रन हो रही है एक साल में 4 साइकिल्स, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई 30 lakhs की। ओके क्योंकि 120 lakhs पूरे साल का अगर इसका खर्चा है, ऑपरेशंस का खर्चा है या रॉ मटेरियल कंजम्पशन का खर्चा है, कॉस्ट है, जो भी है, पूरे साल का खर्चा जो है 120 lakhs है और ऐसे 4 बार साइकिल रन हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 120 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर विल गिव यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया 30 lakhs का। नेक्स्ट फाइंड करना है बैंक फाइनेंस।
बैंक फाइनेंस इसमें लिखा है बैंक हैज अग्रीड टू फाइनेंस 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वो कुछ नहीं, आप बस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया है तो उसका 75% ऑफ 30 लाख कर देंगे। हो सकता है इसमें कोई रूल नहीं है, हो सकता है इसमें एग्जाम में दिया बैंक हैज अग्रीड टू फाइनेंस 80% ऑफ WCR, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से निकालोगे और 80% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कर दोगे। इस क्वेश्चन में 75% दिया है तो 75% ऑफ 30 लाख कर देंगे, विच विल गिव यू 22,50,000। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 30 lakhs is the requirement and 22,50,000 is the financed by banks. So the remaining portion है 30 minus 22.5 is the margin money, the contribution money brought by the borrower. Okay? So अगर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से करना है, जहां पे पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है कितने दिन का होता है, उसके हिसाब से एक साल में कितनी साइकिल्स रन करेगी और उसके बेसिस पे यू हैव टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर उसका कुछ परसेंटेज बैंक वुड फाइनेंस एंड सर्टेन परसेंटेज वुड बी ब्रॉट इन एज अ कंट्रीब्यूशन बाय द बोरोवर। ओके, ये सब एक्सप्लेनेशन दिया है हर न्यूमेरिकल के बाद, जैसे मैंने बताया, जो आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, JIIB 2025 दिव्य करियर, लिंक शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Messrs ABC Traders provides the following information for financial year 24-25. Opening stock is rupees 20. Opening stock is 2 lakhs. Purchases made during the year is 14 lakhs. Closing stock is 3 lakhs. Sales is 20 lakhs. Calculate the stock turnover ratio and also calculate the stock holding period. So स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एक साल में कितनी बार आपका पूरा स्टॉक टर्नओवर हो रहा है, मतलब आपका कितनी बार आप बेच पा रहे हो फिर रिप्लेनिश कर रहे हो। तो जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो उतना बढ़िया चीज है कि बार बार कंपनी बेच पा रही है। बट इसका मैनिपुलेशन भी हो जाता है कि कई बार प्राइसेस कम रखे उसकी वजह से टर्नओवर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। So cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses दिया नहीं है तो छोड़ दिया हमने, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक है 2 lakhs का, प्लस परचेजेस है 14 lakhs के, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3 lakhs। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 13 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है आपका 2 lakhs का, क्लोजिंग स्टॉक है 3 lakhs का, डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 lakhs, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपका 2.5 lakhs हो गया एवरेज स्टॉक। सो कॉस्ट, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोनों चीजें आ गई, 13 lakhs COGS आ गया, एवरेज स्टॉक 2.5 lakhs आ गया। जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 13 lakhs डिवाइडेड बाय 2.5 lakhs विच विल गिव यू 5.2 टाइम्स। तो एक साल में 5.2 टाइम्स आपका स्टॉक आप सेल करके रिप्लेनिश कर रहे हो। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, इट इज नथिंग बस 365 डेज डिवाइडेड बाय द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये अगर लिखा हो अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर तो आप 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कर दीजिएगा। So 365 divided by 5.2 which will give you 70 days is the stock holding period. Okay, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसमें आप नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स ले लोगे, और इस तरीके से आप पेमेंट पीरियड और रिसीवेबल पीरियड भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ Bank provides the following details in crores as on 31st March 2025. Bank's credit है 5,000 crores का, bill rediscounted with RBI 200 crores, deposits placed with NABARD under RIDF scheme is 100 crores, bonds in non-SLR categories held under HTM which is held to maturity 200 crores. Calculate the overall PSL target for the small finance banks. तो ये बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका ये सब डेटा दिया है, इसके हिसाब से इनका ओवरऑल PSL टारगेट निकालना है। PSL टारगेट स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहले 75% था, अब हो गया है 60% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर।
अब क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो बैलेंस शीट में नहीं है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस बिल्स, बैंक गारंटी, वो नहीं दिया है, तो अब हम लोग सिर्फ 60% ऑफ ANBC निकालेंगे। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकालना है, उसके लिए बैंक का क्रेडिट कितना दिया है, ये सब फिगर्स करोड़ में है। बैंक क्रेडिट है 5000 करोड़, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे बिल्स विच हैज बीन रीडिस्काउंटेड विद RBI। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी बैंक्स प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, अगर उन्हीं बिल्स को वापस से रीडिस्काउंट करवाया है बैंक्स ने RBI के साथ, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। So 5000 minus 200 will give you 4800 crores, which is the net bank credit. अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो अलाउ है अंडर PSL उसको ऐड करेंगे। जैसे नाबार्ड के पास फंड प्लेस किया अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या नेशनल हाउसिंग बैंक या SIDBI, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो वी विल ऐड द डिपॉजिट्स प्लेस्ड अंडर RIDF फंड विद नाबार्ड, सो प्लस 100 crores प्लस the bonds which are held till HTM non-SLR category plus 200 crore. This will give you 5100 crores, which is your adjusted net bank credit. अब PSL टारगेट ओवरऑल निकालना है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का 60% ऑफ ANBC, तो 60% ऑफ 5100 करोड़, विच विल गिव यू 360 करोड़। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हो सकता है इसमें ऐसे दे देते हैं कि एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स कितना टारगेट है, तो एग्रीकल्चर का जो टारगेट है आप वो मल्टीप्लाई करते 18%, या मार्जिनल स्मॉल फार्मर या MSCs दे देते तो 7.5% ऑफ ANBC करते। तो जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वैसे आपको निकालनी रहेगी। अगर PSL के ऊपर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां आपको ANBC फाइंड आउट करना रहता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और उसके बाद जो भी टारगेट पूछा गया है वो परसेंटेज अप्लाई करके आंसर निकालना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ बैंक A बेस्ड ऑन द गिवन फाइनेंशियल डेटा। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर ऑफ 20,000 करोड़, टोटल प्रोविजंस फॉर NPA इज 15,000 करोड़। तो ये इजी क्वेश्चन है, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, जितना ज्यादा हो बैंक्स के लिए उतने ही ज्यादा वो कंफर्टेबल पोजीशंस में है। सो प्रोविजन कवरेज रेशियो इज इक्वल टू टोटल प्रोविजंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनटू 100। सो PCR इज इक्वल टू टोटल प्रोविजंस बैंक्स ने बना रखे हैं 15,000 करोड़ के, और ग्रॉस NPA है इनका 20,000 करोड़ का। सो PCR आ गया 75%। हो सकता है इसको कंपेयर करने के लिए आ जाए जो RBI ने प्रिस्क्राइब किया है, दैट इज 70%। तो RBI ने कहा है कि एटलीस्ट 70% PCR होना चाहिए, उससे जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा अच्छी बात है बैंक्स के लिए, क्योंकि उतना ही ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी जो आगे लॉस हो सकते हैं उसके लिए प्रोविजन कवरेज कर रखा है, क्योंकि उनका जितना भी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसका 75% दे हैव मेड द प्रोविजंस फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन KCC computation. So farmer Mr. Raju cultivates a single crop wheat on his 2 acres of irrigated land. Scale of finance for wheat is 40,000 per acre. Estimated long-term loan requirement for a pump set is 60,000. Find the KCC limit for 5th year. So इसको हम लोग स्मॉल फार्मर के हिसाब से करते हैं, करेंगे। अगर इसमें मार्जिनल फार्मर दिया होता तो उसके हिसाब से करते, बट उसमें कॉम्पोजिट लिमिट ही 50,000 होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्मॉल फार्मर की कैटेगरी के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, जिसमें हम लोग को पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन लिमिट निकालनी रहती है, विच इज इक्वल टू स्केल ऑफ फाइनेंस जो कि DRTC रेकमेंड करता है, इनटू जितना एरिया ये कल्टीवेट करने वाला है फार्मर। सो व्हीट वो कल्टीवेट करने वाला है जिसका स्केल ऑफ फाइनेंस है 40,000 पर एकड़ का, और ये कितने एरिया में कल्टीवेट करने वाला है व्हीट को, 2 एकड़ में। सो क्रॉप लिमिट हो गई इसकी 80,000। अब लिमिट फाइंड आउट करना है, इसमें हम लोग एडिशनल इसको 10% और देते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का, जिससे वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस मीट आउट कर सके, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सके, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का खर्चा निकाल सके। सो 10% ऑफ 80,000 इज 8,000, प्लस 20% और एडिशनल देते हैं जिससे कि वो
फार्म का रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे निकाल सके। सो 20% ऑफ 80,000 इज 20% ऑफ 80,000 आपका आ गया 16,000। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 80,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000, तो आपकी क्रॉप लोन लिमिट आ गई फर्स्ट ईयर की। ओके, ये आपकी लिमिट आ गई फर्स्ट ईयर की। तो केसीसी लिमिट हमारी 5th ईयर में आती है। अब हम लोग को क्या करना है, बस हर साल एडिशनल 10% देते जाना है फॉर एवरी ईयर। तो सेकेंड ईयर की लिमिट निकाल लीजिए इसी तरीके से, एडिशनल हमें बस 10% करते जाना है, क्योंकि भाई कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सो एडिशनल 10% देते जाना है। सो एडिशनल 10% ऑफ 1,04,000 देना है, यानी हमें 10400 देना है, 10,400। तो सेकेंड ईयर की आपकी आ गई 1,14,400, जो आपकी सेकेंड ईयर की आ गई। थर्ड ईयर में एडिशनल अगेन हम लोग 10% बढ़ा के देंगे। सो 10% ऑफ 1,14,400 कर देंगे, सो 1,1440, तो वो थर्ड ईयर की आ जाएगी, विच विल गिव यू 1,25,840। ये आपकी आ गई थर्ड ईयर की। फोर्थ ईयर की निकाल लीजिए, एडिशनल 10%, 1,25,840 ऐड कर देंगे, सो आपकी आ गई 1,38,424, यानी कि फोर्थ ईयर की। और लास्टली 5th ईयर की और 10% ऐड कर दीजिए, 1,38,424, फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन राउंड ऑफ कर दीजिए, 1,3842 ले लीजिए, 0.4 हटा दीजिए, ये आपकी आ गई 1,52,266। तो ये आपकी 5th ईयर की आ गई। तो ये आपकी आ गई क्रॉप लोन लिमिट आ गई 5th ईयर की। बहुत इजी है निकालना। सिर्फ पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ने क्रॉप प्रोडक्शन लिमिट निकाली, विच इज स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू एरिया ऑफ कल्टीवेशन। फिर उसमें हम लोग ने एडिशनल 10% दिया फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, और 20% एडिशनल दिया फॉर द रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पर्पसेस। तो उससे हमारी क्रॉप लोन फर्स्ट ईयर की आ गई, और फिर हर साल हम लोग 10% बढ़ा के देते हैं 5th ईयर तक। तो अब हमारे पास फाइनली 5th ईयर की लिमिट आ गई। साथ में इसको टर्म लोन भी चाहिए था पंप खरीदने के लिए 60,000। तो 5th ईयर की जो फाइनल केसीसी लिमिट बनी, दैट विल बी शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर द 5th ईयर, विच इज 1,52,266, प्लस लॉन्ग टर्म लोन जिसको चाहिए था दैट इज 60,000। तो फाइनल केसीसी की लिमिट बन गई 212,266। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अगर केसीसी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। अगर मार्जिनल फार्मर के लिए आता है तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें कॉम्पोजिट लिमिट निकालते हैं इसी तरीके से, क्रॉप लिमिट प्लस टर्म लोन करके, बट उनकी लिमिट वेरी करती है फ्रॉम 10,000 टू 50,000, तो मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा उनको नहीं दे सकते हैं। और बाकी स्मॉल फार्मर्स के लिए ही मेनली निकालने को आती है, जो बिल्कुल आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। आई होप जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में डिस्कस करे आपको क्लियर हो गए होंगे। कोशिश करिए हमने जितने भी चैप्टर्स हैं पीबीबी के जिनसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या जिस टाइप के न्यूमेरिकल पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सभी हम लोग एक क्लास में कवर कर ले। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे ऑफ ऑल आर अपलोडेड वीडियोस। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।